हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भारत में मेन साम्राज्य हुए हैं। जैसे हमारा मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, जो मेन साम्राज्य हुए हैं और जो उनके आसपास के एरिया थे। जैसे गुप्त साम्राज्य था, उसके आसपास के जो एरिया थे, और जो मौर्य साम्राज्य था उसके आसपास के जो एरिया थे, उन उनमें भी कोई मतलब ऐसी शक्ति रही होगी जो उस टाइम में उनसे प्रभावित हुई। जैसे गुप्त साम्राज्य से कोई शक्ति, ऐसी छोटी मोटी शक्ति हुई जो उससे प्रभावित हुई। उन छोटी छोटी शक्तियां किस प्रकार एक राज्य के वंश में पनपती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका उदय किस प्रकार होता है, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो राजपूत राजवंश था उसकी उत्पत्ति भारत में किस प्रकार होती है, क्या वो उत्तर में होती है या दक्षिण में होती है, और उसकी मेन लोकेशन क्या रहती है, कि जो राजपूत राजवंश था उसने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया, कहाँ तक अपनी शक्ति का विस्तार किया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए या अदर कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे वैकेंसी के बारे में कोई अपडेशन होती है, एडमिट कार्ड के बारे में कोई अपडेशन होती है, या अदर जो स्टडी से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेशन होती है, हम यहाँ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसे भी ज्वाइन करें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि क्या था जो राज्य उत्पन्न हुए भारत में, है ना, और किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सीमावर्ती राज्यों की उत्पत्ति। सीमावर्ती, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं सीमावर्ती जो राज्य होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, ये है एक मेन साम्राज्य, हम इसको मान लेते हैं मौर्य साम्राज्य, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है जी। यह मगध का साम्राज्य था, ठीक है। और ये हमारे पास होता है गुप्त साम्राज्य, ठीक है जी। अब इसके आसपास का क्षेत्र या फिर इसके आसपास का क्षेत्र, ये तो है नहीं कि ये ही सारे उसमें पावरफुल होंगे, है ना, हर फील्ड में। इनसे भी पावरफुल या इनसे थोड़ा बहुत पावरफुल कोई अदर भी हमारे पास यहाँ क्षेत्र रहा होगा, ठीक है जी। वो क्षेत्र किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती है, वो होता है हमारा सीमावर्ती राज्य, ठीक है जी। जो इस साम्राज्य के जो एरिया में आते हैं, ठीक है, एरिया में आने वाले साम्राज्य को या क्षेत्र को हम सीमावर्ती राज्य कहते हैं। अब देखिए, हम जैसे पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। अब जो पाल वंश था, ये छोटा सा एक राज्य होता है हमारे पास, ठीक है जी। और इसके संस्थापक होते हैं हमारे पास गोपाल। ये मतलब अपने अलग से जो वंश है उसकी स्थापना करते हैं। किस काल में करते हैं? 750 ईस्वी में करते हैं। कौन करते हैं? गोपाल जी करते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ होती है? हमारे पास मुंगेर में इसकी राजधानी होती है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस समय जो प्राचीन भारत की हिस्ट्री है, उसमें दो धर्म मैंने आपको बताए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिनका विस्तार न केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होता है। और उस धर्म से प्रभावित यहाँ के जो भारत के जो राजवंश थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये उनके अनुयायी बनने लगते हैं। जो तो पाल वंश का जो शासक था गोपाल, वो किसका अनुयायी था? वो हमारे पास बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हमारे पास होता है। जो पाल वंश का जो सबसे पावरफुल शासक हम बोल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं? धर्मपाल को बोल सकते हैं, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। अब देखिए,
इनका जो ये गोपाल है संस्थापक है, ये भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है और दूसरा जो धर्मपाल है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। मतलब यहाँ से थोड़ी ये हमें अलग से लाइन देखने को मिलती है, एक फैक्ट देखने को मिलता है कि ये एजुकेशन के लिए थोड़ा ज्यादा समर्पित रहते हैं। ये मतलब एजुकेशन को लेकर इतना मोटिवेट रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है या आपको पूछ ले कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो जो पाल वंश के संस्थापक थे, जो पाल वंश के महान शासक थे वो धर्मपाल थे। उन्होंने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। या ये पूछ लेते हैं किस शासक में, किस राजवंश में जो है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा बल दिया गया, वो दिया गया हमारा पाल वंश के, जो पाल वंश था हमारा इस शासन काल में। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कन्नौज था हमारे पास, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षी का संघर्ष का मतलब होता है तीन शक्तियों का आपस में संघर्ष। वो तीन शक्तियां कौन सी थी हमारे पास? एक पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था और तीसरा कौन सा था? राजपूत वंश। इनके बीच होता है। जो 11वीं सदी के गुजराती कवि सोईटन ने धर्मपाल को उत्तरपेय स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। ये आपको याद रखना है फैक्ट। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। अब महाविहार का मतलब क्या होता है? ये वंश कहीं ना कहीं किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। मतलब वंश बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो ये उसके लिए किसकी स्थापना करवाते हैं, किसका निर्माण करवाते हैं? महाविहार का निर्माण कराते हैं। और बौद्ध काल में जो विहार था उनकी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, इसलिए ये उसका विहार का निर्माण कराते हैं। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, ये एजुकेशन के लिए भी समर्पित थे और जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उसके लिए भी समर्पित थे। इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी काम किया और दूसरा जो धर्म था इन्होंने अपनाया हुआ था, बौद्ध धर्म था, उसके लिए भी बहुत कार्य किए अपने शासन काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सेन वंश। अब मैंने कहा था कि सीमावर्ती राज्य का मतलब होते हैं छोटी छोटी शक्तियों का विस्तार होना, उनका उदय होना। अब अगली शक्ति किसकी बात करते हैं हम? सेन वंश की। सेन वंश क्या हुआ, किस प्रकार इसका उदय हुआ, वो डिस्कस करते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। अब ये सामंत सेन क्या था? सामंत का मतलब वैसे तो हम यहाँ ये निकालते हैं कि जो प्राचीन काल में होते थे वो राजा के बाद सामंत का वो स्थान होता था, इसलिए सामंत का वर्ड का मीनिंग यहाँ ये निकल कर आता है। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो हम सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्ला बलान सेन ने की थी। ठीक है जी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन के पूर्ण रूप में दिया गया है। विजय सेन ने देलपाड़ा के प्रभुश्वेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना करी थी। इससे पहले जो शासक था, ठीक है जी, जो राजवंश था पाल राजवंश था, ये देख लीजिए पाल वंश था, तो उसमें क्या था, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है जी। लेकिन जो ये नेक्स्ट सेन वंश आता है ये किससे प्रभावित था? शिव की भक्ति से भी प्रभावित था, मतलब शैव धर्म से प्रभावित था। इसलिए इन्होंने क्या था, विजय सेन ने देवपाड़ा में जो शिव की विशाल मंदिर का स्थापना करवाई थी। शिव के विशाल मंदिर की स्थापना करवाती हैं। मतलब ये अपने शासन काल में जो धर्म से प्रभावित ज्यादा थे, इसलिए ये
धर्म के बारे में भी बात करते थे और दूसरे अदर फील्ड थे लाइक एजुकेशन हो गया, उसके बारे में भी ये बहुत सारे कार्य करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्करण करवाया था। मतलब जो ये राजवंश था, सेन राजवंश था, ये पहला ऐसा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। अभी तक के जितने अभिलेख थे, जैसे वो अशोक के अभिलेख थे, तो वो किस में थे? या तो प्राकृतिक, ये बौद्ध धर्म के भी अभिलेख हुए हैं, वो प्राकृतिक भाषा में, ख्रोस्ट्री लिपि में, ब्राह्मी लिपि में ऐसे पाए गए। लेकिन जो राजवंश था, सेन राजवंश था, वो भारत में पहला ऐसा राजवंश था जिसने अपने अभिलेख किसमें? हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है जी। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट लिखते हैं हम कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश इस प्रकार थे: कोकोटिक वंश, उपलवंश, लोहार वंश। ठीक है जी। 627 ईस्वी में दुर्बल धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के काकोट वंश, हिंदू वंश, इसको हम हिंदू वंश भी बोल देते हैं, की स्थापना करी थी। कब की थी? 627 ईस्वी में। हेन शांग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। जो बौद्ध यात्री हमारे पास, चीनी यात्री हमारे पास आता है, हेन स्वांग, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर भारत में आता है और यहाँ की यात्रा करता है, तो उसने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा करी थी। आगे बढ़ते हैं हम। ककोन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ हुआ है। ठीक है जी। कश्मीर का मातृ मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। मतलब चाहे कोई सा भी राजवंश भारत में हुआ हो, उसने मंदिरों के निर्माण में, मतलब स्थापत्य कला और कला के बारे में इतना निर्माण करवाया है, इतने कार्य किए हैं, जिसका आज हमें देखने को मिलता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें इन मंदिरों से, इन अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। काकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ है। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन के अभियंता सुंदया से सिंचाई की नहरों का निर्माण करवाया था। अब देख लीजिए, अभी के राजवंशों में हमने क्या देखा था? किसी ने एजुकेशन के फील्ड में काम किया, किसी ने स्थापत्य कला के फील्ड में काम किया, और अब ये अवंती वर्मन एक ऐसा शासक भारत में आता है कश्मीर का, जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, यानी कृषि के फील्ड में भी कार्य राजवंशों ने किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 980 ईस्वी में उल्प वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षा शासिका थी। अब यहाँ फीमेल के बारे में बात हो रही है कि न केवल पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि फीमेल ने भी भारत में जो राजवंश था उसके इतिहास में अपना प्रमुख स्थान स्थापित किया है। जो एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास रानी दिद्दा का एक एग्जाम्पल सामने आता है। उपल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश का शासन हुआ है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राजा था। संग्राम राजा के बाद अनंत राजा हुआ है। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में सहायता की थी। रानी दिद्दा के बाद हमारे पास आती है एक सूर्यमती, जिसने प्रशासन को सुधारने में हेल्प करी थी। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया था। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है। देखिए, धीरे धीरे जो राजवंश है वो भारत में जो है राज्य करते हैं, मतलब वो
अपनी शक्ति को विस्तारित करने के लिए महिलाओं का भी साथ मांगते हैं अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। जो कलहण की राजतरंगिणी थी, पुस्तक थी, उसका एंड किसके शासनकाल में हो जाता है? जय सिंह के शासनकाल में हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के बाद कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। अब ये देखते हैं हम आगे कि जो राजपूत राजवंश है उनकी उत्पत्ति भारत में किस प्रकार होती है, उन्होंने अपनी शक्ति को किस प्रकार भारत में स्थापित किया। तो देखते हैं। मालवा का शासक जो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट को राजकोट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट को हराने वाले कौन थे? राजकोट का जो गोविंद तृतीय था उसने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महीर भोज था। ठीक है जी, आपको याद रखना है ये फैक्ट। जो प्रतिहार वंश हमारे पास होता है उसका जो सबसे पावरफुल हमारे पास राजा होता है वो महीर भोज होता है। महीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। सबसे प्रमुख केंद्र हमारा कन्नौज ही होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास शासन रहे हैं वो लगभग सभी कन्नौज को फॉलो करते हैं और सभी अपनी कैपिटल कहाँ बनाते हैं? कन्नौज में बनाते हैं। वह विष्णु भक्त था। अभी तक देखा था हमने बौद्ध धर्म से प्रभावित राजवंश थे, उसके बाद शैव धर्म से प्रभावित थे। अभी हमारे पास आता है राजवंश, वो विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के समान में आदि विहार की उपाधि जो है वो ग्रहण करी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। इस वंश का अंतिम राजा जो था वो यशपाल था। जो हमारे पास राजपूत वंश का जो है वो ये था, यशपाल था 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। अब दिल्ली की स्थापना भी किसने करी थी? तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। गढ़वाल राठौर राजवंश। अब नेक्स्ट राजवंश देखते हैं हम। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। सबसे पहले उसने राजवंश ने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी, उसके बाद ये वाराणसी में बनाते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। जो ये वंश था इनका सबसे पावरफुल राजा गोविंद चंद हमारे पास होता है। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्र को प्रकांड पंडित जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जो जयचंद्र था उसकी पुत्री थी संयोगिता। जब वो उसका स्वयंवर रचा जा रहा था तो जो पृथ्वीराज थर्ड थे उन्होंने इनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गोरी से 1191 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। जो गोरी था उसने इनको मार दिया था। चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था उसको बाद में मस्जिद के रूप में बना दिया गया था, लेकिन ये पहले एक स्कूल के नाम से जाना जाता था जो विग्रहराज फोर्थ ने बनाया था। पृथ्वीराज 111 इस वंश का अंतिम 111 नहीं आई,
ये है पृथ्वीराज थर्ड, इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रबदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वी राजरासो है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। ये फैक्ट आपको दोनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जो त्रायण का फर्स्ट युद्ध होता है 1191 में, उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार होती है। दूसरे में जो है वो गोरी की विजय होती है, पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। उसके बाद हमारे पास आता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। पहले महीर भोज एक शक्तिशाली राजा हुआ है, उसके बाद राजा भोज एक पावरफुल राजा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक एक झील का निर्माण कराया था। नैषधीय चित्र के लेखक श्री हर्ष ने प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंद तुंग थे। ठीक है जी। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि जो गणित और व्याकरण और चिकित्सा के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो राजा भोज ने लिखे थे। भोजकृत युक्त कलिप्त में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती नदी का निर्माण कराया था। अगर आपको सरस्वती नदी का निर्माण पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसने करवाया था, वो राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। यहाँ तक ये एंड हो जाता है। अगला देखते हैं हम चंदेल वंश। प्रतिहार राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि व चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास पर प्रारंभ हुआ। चंदेल वंश का संस्थापक त्रिनुटक 831 ईस्वी में था, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। अब ये अपनी राजधानी जो राजवंश थे वो धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनको ये भी भय था कि कोई हमारी जो राजधानी है उस पर अटैक करके उस पर अपना निरंतर ना स्थापित कर ले, इसलिए अपनी राजधानी चेंज करते रहते थे। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्धन था। कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 में कराया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो चंदेल शासक था, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजापाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। जो ये भारी आक्रमण करते थे, अटैक करते थे अरब के लोग, तो इनके ऊपर इन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिरोध स्थापित किया था। अल्लाउद्दौला नामक 2 सेना नायक परमदेव के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदेव ने 1202 में ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम हुआ है, जिसकी राजधानी अलाहाबाद की थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। जो गजनवी था उसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रथम जैन मंदिर बनवाया था। धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर पर होने लगा था। कोई शैव धर्म का मंदिर बनवा रहा था, कोई विष्णु धर्म का, कोई बौद्ध धर्म का, तो कोई जैन धर्म के लिए
सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह देव सिद्ध राज था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ठीक है जी, इसका अंतिम शासक ये था। चंदेली राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोल्लक था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी। ये उपाधियां आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। आगे है हमारे पास सिसोदिया वंश। सिदोरिया वंश के शासक अपने सूर्यवंशी कहलाते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर करवाया था। खगोली युद्ध का 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई फैक्ट में कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपका कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।